अब थोड़े से बड़े मुद्दों पे आती हूँ मैं। इससे पहले आपसे पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में बात करती हूँ। और ये पूरी जो कवायद जिसको हम कह रहे हैं कि जो एनर्जी विपक्ष के अंदर थी 6 महीने 8 महीने कह रहे हैं, मैं कहती हूँ लगभग साल भर के आसपास, चलिए मान लेते हैं कि इतना ही रहा। उस दौरान ये तमाम जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करके, और खासकर अब ये जो कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से मैं चुनूंगा कि किसको वोट करने की इजाजत होगी योगेन जी, तो ये पूरा SIR का जो मुद्दा है, इससे आप पश्चिम बंगाल चुनाव पर कितना असर देखते हैं? मैं असम पे भी आऊंगी, लेकिन बात कर लेने दीजिए पश्चिम बंगाल, क्योंकि आपने कहा यही एक अकेला नया स्टेट हो सकता है जो बीजेपी पूरी तरीके से पाने के लिए एकदम उतावली है। देखिए, इस वक्त ये जो SIR का मुद्दा है या डिलिमिटेशन का मुद्दा है, इनको हम अलग अलग टुकड़े में ना देखें। अच्छा। कुल मिलाकर इस देश के एक डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, लोकतांत्रिक एक चुनावी लोकतंत्र का जो ढांचा है, उसका देश, काल और पात्र तीनों बदलने की कोशिश हो रही है। सन 24 के चुनाव के बाद बीजेपी के ऑफिस में बैठ के किसी ने सोचा होगा कि यार सब कुछ कर लिया हमने, सब मैनेज कर लिया, प्रेस भी जेब में थी, इलेक्शन कमीशन हमारी जेब में था, सब कुछ कर लिया, 400 से 240 पर कैसे आ गए? तो उसके मन में 3 निष्कर्ष आए होंगे कि एक प्रॉब्लम तो ये है कि इस देश के कुछ इलाके हैं जो हमारे लिए मुफीद नहीं है, दूसरा कुछ लोग हैं जो हमें वोट नहीं देते हैं, तीसरा ये 6-8 महीने में चुनाव हो जाता है। तो उसने बैठ के 3 प्रॉब्लम का 3 सॉल्यूशन निकाला। ये जो हर बार चुनाव हो जाता है, 5 साल में एक बार टंटा हो ताकि 3 महीने में निपट लेंगे, कोई बालाकोट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, एक बार में निपट लेंगे, उसका सॉल्यूशन है वन नेशन वन इलेक्शन। ये जो कुछ इलाके हैं जहां हमें वोट नहीं मिलता, उन इलाकों को तो काट नहीं सकते, उनका वजन कम नहीं कर सकते, उसका सॉल्यूशन है डिलिमिटेशन। और ये जो कुछ लोग वोट नहीं देते, उनको हिंदुस्तान से बाहर निकाल नहीं सकते, क्या उनका वोट नहीं काटा जा सकता? उसका सॉल्यूशन है SIR। तो काल, देश और पात्र तीनों का सॉल्यूशन इस वक्त देश में चलाया जा रहा है ताकि बीजेपी को एक परमानेंट मेजॉरिटी आ सके। क्योंकि 21वीं सदी के डिक्टेटर को चुनाव करवाने पड़ते हैं, चुनाव भी हो लेकिन उसका परिणाम मेरे मन माफिक रहे, इसका इंतजाम चल रहा है। पश्चिम बंगाल में यही खेल है, बिल्कुल खुल के। और दुर्भाग्य की बात है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस खेल का हिस्सा बन गया है। और कुल मिला के खेल ये था कि देखिए, इस देश में अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। बीजेपी को चक्रवर्ती बनना है। अब बेचारे दुनिया में तो नहीं बन पाए, कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने थोड़ा हवा निकाल दी, तो अब उन्हें देश में तो चक्रवर्ती बनना है। चक्रवर्ती बनने के लिए आपको अश्वमेध यज्ञ करना होता है, उसके लिए आपको घोड़े छोड़ने पड़ते हैं, और घोड़ों को पकड़ लिया बंगाल में। अब घोड़ा बंगाल से आगे जा नहीं पा रहा है, तो फिर इसका विघ्न निवारण, मतलब आप भाषा समझा, माइथोलॉजी का भी अच्छी जानकारी है आपको। विघ्न निवारण का एक यज्ञ चल रहा है। विघ्न निवारण क्या विघ्न आ गया है कि बंगाल में 30% ऐसे लोग हैं जो ले दे के बीजेपी को वोट नहीं देते, रुकावट डाल रहे हैं। इस 30 को अगर 25 कर दिया जाए तो बात नहीं बन जाएगी। ये SIR में जो कुछ हुआ है, यही खेल हुआ है। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से जो कर सकते थे, ज्ञानेश कुमार जी, मोदी जी की जितनी मदद कर सकते थे, बेचारों ने कर दी है। 5% तो नहीं, कितनी कर पाए? मेरे ख्याल में 1.5-2% वोट कटा है। और इसके क्या मायने हैं 1.5-2% वोट कटने के? अगर चुनाव बहुत नजदीक हो तो 1.5-2% से बिल्कुल पलट सकता है चुनाव। लेकिन सवाल यह है कि क्या बंगाल का चुनाव इतना नजदीकी का है? ये सवाल क्योंकि आमतौर पे जो लोगों ने कहा वो यही कि बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी थोड़ा गिरी है, विधानसभा से लोकसभा में गिरी, और लोकसभा के बाद से बीजेपी कमजोर हुई है, मजबूत होने की कोई खबर नहीं। यानी 77 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगी, बल्कि कम आएंगी। आई भी नहीं, मैं तो ये सब जैसे आप जानती हैं, भविष्यवाणी वगैरह से मैं एकदम मुक्त हो गया हूँ। पता नहीं कौन लोग भविष्यवाणी करते थे, पता नहीं क्यों किया करते थे, मुझे तो समझ नहीं आता। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अगर बंगाल का चुनाव 1-1.5% के नजदीक वाला है, तब ज्ञानेश जी की मदद से बीजेपी की नैया पार हो सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग जो बंगाल में रहते हैं, बंगाल को देखते हैं, वो कह रहे हैं कि 1.5-2 नहीं, ममता बनर्जी 6-8% से आगे है। अगर वैसा है तो 1.5% की मार सह लेंगी, उससे आगे चलेंगे। देखिए, ममता ने एक और काम किया है। ठीक है, आपने 1.5% वोट काट लिए मेरे, 1.5 मैं इसलिए कह रहा हूं कि 27 लाख वोट जो अंत में कटे, उसमें से 2/3 मुस्लिम वोट कटे। 2/3 कट गए, बिल्कुल। उसमें 27 लाख में 1/3 आबादी है और 2/3 वोट कटा। 1/3 से भी कम है, 26-27% के करीब है। और उसमें से 2/3 मुस्लिम वोट काट दिए, तो मतलब जो एडिशनल 8-9 लाख काटे हैं, ये बिल्कुल प्योरली टारगेटेड टीएमसी के वोट काटे हैं। इसका एक और काट जो मुझे आर्गुमेंट सुनने को मिला और जवाब मुझे नहीं मिला, वो ये था कि वेस्ट बंगाल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में मान लेते हैं कि बहुत सारे वोट भी कट गए, जैसे मान लेते हैं, मैं तो गई जिन इलाकों में, खासकर मुर्शिदाबाद और उसके अलावा मालदा वगैरह में पूरे बूथ उड़ा दिए गए हैं, लेकिन आफ्टर ऑल जितना वोटर बचा वही वोटर तो वोट डालेगा। तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहां से आ गई? अगर एक इलाके में 90% मान लेते हैं, दोनों तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी, मालदा मुर्शिदाबाद में और कोई भी जीते, बीजेपी तो नहीं जीतेगी, चाहे कितने भी वोट कम कर लीजिए आप। लेकिन याद रखिए, ये खेल सिर्फ मालदा मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ है। नंदीग्राम कहाँ है? मिदनापुर में। मिदनापुर जो उड़ीसा के नजदीक जाके पड़ता है, बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक कहीं नहीं है। नंदीग्राम क्योंकि फेमस कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मुस्लिम आबादी 25%, और जो लोग कटे हैं उसमें कितने मुसलमान हैं? 95%।
कलकत्ता की कॉन्स्टिट्यूंसी है भवानीपुर, ममता बनर्जी की अपनी, मैं दो बिल्कुल वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी ले रहा हूं, जहां मुसलमान आबादी है कोई 40% से थोड़ा सा कम, और कटने वालों में कोई 60% मुसलमान है। तो हर तरफ असर है, हर तरफ से बहुत ये मुस्लिम आबादी जहां 80% से ज्यादा है वो बहुत थोड़े इलाके हैं, कंसंट्रेटेड है, लेकिन पूरे बंगाल में मुस्लिम आबादी फैली हुई है, और अगर चुन चुन के टारगेट करके हटाया गया है तो नुकसान होगा, इसमें कोई संदेह तो नहीं। हमारे दर्शकों को आप क्या बता रहे हैं कि एसआईआर का असर आप इस चुनाव में होते हुए देख रहे हैं या नहीं, कम होते हुए देख रहे हैं? ममता बनर्जी का मार्जिन ज्यादा है और इस सब के बावजूद भी वो जीत सकती हैं? अगर ममता बनर्जी उतनी आगे हैं जितना आमतौर पे लोगों का, जर्नलिस्ट सब लोगों का इंप्रेशन है कि नहीं काफी मार्जिन से आगे थी, तो 1-1.5% उतना नहीं है जिससे ममता को आप हरा सकें। हराने के लिए आपको 5-10% वोट काटना था, और वो अगर काटेंगे तो बवाल मच जाएगा पूरे देश में अगर वैसा करेंगे। तो नुकसान हुआ है, बिल्कुल बेजा हरकत चुनाव आयोग ने की है, और अफसोस की बात कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगा दी। इससे क्या हो रहा है कि हम सबको आदत पड़ गई आजकल, जैसे गजा के बारे में हमें आदत पड़ गई थी ना, अच्छा आज 100 बच्चों को मार दिया, हाँ। अच्छा वो तो है ठीक है, आज तो 80 हुए, कल परसों तो शायद 400 मरे थे, थोड़ा कम है, हाँ। इस तरह से हमें ये एसआईआर पे भी आदत पड़ गई। अच्छा सिर्फ 27 लाख, अच्छा ठीक है वहां तो 62 कर गए थे ना। हम भूल जाते हैं कि बंगाल में जो हुआ है वो अभूतपूर्व है। बाकी तमाम राज्यों में वोट उनके कटे थे जिन लोगों ने अपना फॉर्म डिपॉजिट नहीं किया था, और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था ये तो डेड है, एब्सेंट है, जो भी है, फॉर्म उनका नहीं आया था। बाकी तमाम राज्यों में जब फॉर्म डिपॉजिट करने के बाद जो कटे हुए लोगों की संख्या घटी थी, क्योंकि भरपाई की थी, नए वोटर शामिल किए थे, भरपाई की थी। सिर्फ बंगाल है जहां पहले राउंड में 58 लाख काटने के बाद ऊपर से 33 लाख और काटे गए। ये कहीं नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ये जो आखिर के 27 लाख कटे हैं, 57 जमा 6 जमा 27, 58 से, वो केवल बंगाल में हुए हैं, और ये बहुत बिल्कुल एक तरफा है। और अफसोस की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी, और उसके बाद लिपापोती कर रहे हैं। ये कहा कि इस बार नहीं तो अगली बार वोट डाल लीजिए। हाँ, और अब जब उसकी आलोचना हुई तो जज साहबान ने कहा नहीं ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी जो है वो कुछ भी फैसला कर देगी, उसको आप आखिरी मिनट तक भी स्वीकार कर लेना। आज की खबर है, आज सुबह की खबर है कि अपीलेट अथॉरिटी ने काम करना शुरू नहीं किया। वो कह रहे दरवाजे बंद हैं उनके, वहां कोई जा नहीं सकता। 27 लाख लोगों का नाम आपने कटवा दिया, और उसके बाद आप 27 लोगों का वापस जुड़वा के ताली पिटवाना चाहते हैं। क्या हो रहा है? ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं कहूंगा, मेरी समझ से अभी भी इसका उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा कि पूरे बंगाल का रिजल्ट ही पलट जाए। जो कुछ भी होगा